4 जुलाई 1969, 11:14 बजे, नापा काउंटी, कैलिफोर्निया के लेक बरेसा में एक दिन जो उन लोगों की यादों में गहराई से उतर गया जिन्होंने इसे जिया था। यह एक आम गर्मियों का सुबह थी, एक छोटी सी स्वतंत्रता की भावना के साथ, जब परिवार अपने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लगे थे। लेकिन एक समूह के दोस्तों के लिए उनका दिन एक घातक मोड़ ले गया। वे झील के किनारे पिकनिक मना रहे थे, सुंदरता का आनंद ले रहे थे, जब अचानक एक गोली चल गई। शीशे की टूटने की आवाज और चीखें अभी भी उन लोगों के दिमाग में गूंज रही हैं जिन्होंने जीवित बचे थे। दृश्य एक सपने की तरह, एक खेल की तरह खेल गया, जब एक युवा जोड़ा, डार्लिन फेरिन और माइक मेजियो, जमीन पर पड़े थे, अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। डार्लिन की हाथ में एक नजदीकी वाइन बोतल थी, गोलियों को प्रतिरोध करने की कोशिश कर रही थी, जबकि माइक को कई बार गोली लगी थी। वे एक जानबूझकर जीवन के लिए संघर्ष में फंस गए थे, क्योंकि हत्यारा ने उन्हें मार देने के लिए गोलियां चलाईं। गोलियों की आवाज अभी भी झील में गूंज रही थी, एक क्रूर घटना का संकेत दे रही थी। हत्यारे का चेहरा एक हुड से छुपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति असंभव थी। वह एक शक्ति था जो जीवनों को लेने की एक विकृत इच्छा से चल रहा था। प्रत्येक गोली के साथ उसकी उपस्थिति बढ़ती जा रही थी, एक अंधेरे आत्मा जो झील के किनारे घूम रही थी। उसके कदम सटीक थे, एक ठंडा और गणनात्मक हत्यारा जिसके दिल में कोई दया नहीं थी। गोलियों के साथ हत्यारे की वास्तविकता पर उसका नियंत्रण मजबूत हो रहा था। पास के क्षेत्र में स्थित गवाहों ने गोलियों की आवाज सुनी और दृश्य के द्वारा हैरान थे। कुछ ने देखा कि एक आदमी दृश्य से भाग गया, एक नजदीकी पार्किंग की ओर भाग रहा था। वह गवाह जिसने हत्यारे का चेहरा देखा था, एक भयानक दृश्य की याद दिलाया, एक चेहरा जिसमें एक विशिष्ट विशेषता थी, लेकिन उसकी विवरण एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बन गया जो जांचकर्ताओं के लिए कई वर्षों तक एक संकट बना रहा। एक अन्य गवाह ने दावा किया कि उसने देखा कि एक कार दृश्य से तेजी से भाग गई, निराशा और विनाश के एक ट्रेल के साथ छोड़ दी। गाड़ी के टायरों की चीखी आवाज दृश्य से पहले हत्यारे के गायब होने से पहले आखिरी चीज थी। अब आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम दिन भर नए मामले पोस्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़े और हम दुनिया के सच्चे अपराधों की दुनिया में कदम रखें और मानव प्रकृति के सबसे अंधेरे कोनों का अन्वेषण करें। मुझे आपको इस कहानी की शुरुआत में ले जाने दें। ज़ेडियाक किलर अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध सीरियल किलर में से एक। उनका आतंक का शासन 2 वर्षों से अधिक समय तक चला, मृत्यु और रहस्य के एक ट्रेल के साथ छोड़ दिया। जब हम मामले का अन्वेषण करते हैं, तो हम हत्यारे के जीवन, उनके शिकारियों के जीवन और जांचकर्ताओं के जीवन को देखेंगे जिन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। हम क्लू का अन्वेषण करेंगे, जिग्सॉ को तोड़ेंगे और साक्ष्य को उजागर करेंगे जो हमें सच्चाई की ओर ले जाएंगे। ज़ेडियाक किलर एक प्रबंधन का मास्टर था, हमेशा कानून के एक कदम आगे रहा। उन्होंने अपने शिकारियों के परिवारों के साथ एक संक्षिप्त पत्र लिखा, उनकी पहचान का संकेत दिया बिना कभी खुलासा किया। उनके पत्र एक कविता और कोड का मिश्रण था, जो भ्रमित और भटकने के लिए डिजाइन किया गया था। हत्यारे को यह खेल पसंद आया था, हमेशा छाया में छिपा रहा। जब हम मामले का अन्वेषण करते हैं, तो हम देखेंगे कि ज़ेडियाक के पत्र उनके मॉडस ऑपरेंडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आपके सामने अमेरिकी सच्ची अपराध के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक मामलों में से एक ज़ोडियाक किलर का मामला है। इस मामले का केंद्रीय व्यक्ति एक व्यक्ति है जिसे केवल प्रतिष्ठानिक नाम आर्थर ली अलेन के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसका असली नाम आर्थर ओ
लिए अलेन माना जाता है, जिसका जन्म 18 सितंबर 1933 को हुआ था। जोडिया किलर हत्याओं के समय अलेन कैलिफोर्निया के वैलेजो में रहता था, सैन फ्रांसिस्को बे क्षेत्र में। अलेन की उम्र 37 वर्ष थी जब जोडिया किलर हत्याओं की पहली घटना दिसंबर 1968 में हुई थी। उसके पड़ोसी कई शिकारियों के घर से केवल एक छोटी सी दूरी पर थे। आर्थर ली अलेन उस समय एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक के रूप में काम करता था जब जोडिया किलर हत्याएं हुई थीं। उसके पास एक सामान्य परिवार जीवन था, जिसकी पत्नी पैट्रिसिया के साथ एक युवा पुत्र था। हालांकि उसके काम के रूप में एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक के रूप में अलेन की व्यक्तित्व में अस्थिरता के संकेत थे, जिसमें उसकी विवाहित जीवन में समस्याएं और नशीली दवाओं के दुरुपयोग का इतिहास शामिल था। जिन लोगों ने उसे जानते थे ने उसे आकर्षक और बुद्धिमान बताया, लेकिन भी मूडी और अनिश्चित। उसके पास एक एकल व्यक्ति के रूप में एक प्रतिष्ठा थी। अलेन के गहरे विशेषताओं के बावजूद उसे कई लोगों ने आकर्षक और संबंधित व्यक्ति के रूप में देखा। उसके दोस्तों ने उसे एक कुशल मैकेनिक और एक समर्पित पति और पिता के रूप में वर्णित किया। उसके पिछले विवादों ने एक सामान्य जीवन के लिए दिया, जैसे कि काम, परिवार और शौक के लिए। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि अलेन की आकर्षकता अक्सर एक गहरे वास्तविकता को छुपाती थी, जिसे वह उसके आसपास के लोगों से छुपाता था। यह द्वैतिकता उसे और भी रोमांचक बनाती है, जिसे हम विश्लेषण करते हैं। अलेन के संबंध एक विश्वास और प्रभावशाली मिश्रण थे। उसने एक पुराने दोस्त के साथ एक करीबी दोस्ती थी, जिसका नाम पॉल स्टाइन था, जो एक सैन फ्रांसिस्को टैक्सी चालक था जो जोडिया किलर के शिकारियों में से एक था। अलेन की पत्नी पैट्रिसिया ने उसे अत्यधिक स्वामित्व और नियंत्रण में बताया, जो अक्सर जब वह उसके साथ असहमति होती थी तो आक्रामक हो जाता था। इन लाल झंडों के बावजूद अलेन के एक नेटवर्क के साथ एक संबंधी और सहयोगी थे जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिसमें एक स्थानीय पुलिस अधिकारी शामिल था जिसने उसे एक संभावित संदिग्ध के रूप में देखा। हालांकि अलेन की आकर्षकता अक्सर उसे देखने में मुश्किल बनाती थी, जो उसकी वास्तविक प्रकृति थी। जोडिया किलर हत्याओं से पहले के महीनों को अलेन के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से चिह्नित किया गया था। उसने हाल ही में अपनी पहली पत्नी से अलग हो गया था और अपने नए भूमिका के रूप में एक युवा बच्चे के पिता के रूप में संघर्ष कर रहा था। उसका काम एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक के रूप में भी बढ़ता जा रहा था और वह पहले से भी अधिक भारी पीने लगा था। ये दबाव उसकी बढ़ती हिंसक और आक्रोश के भाव को बढ़ा सकते थे, जो अंततः हिंसा में बदल जाएगा। प्रश्न यह है, क्या अलेन को किसी कारण से धक्का दिया गया था? जोडिया किलर हत्याओं से पहले के महीनों में अलेन के व्यवहार के पहले संकेत थे, लेकिन वे बहुत ही सूक्ष्म थे। उसके सहयोगियों ने बताया कि वह बढ़ती हुई अस्थिरता और आक्रामकता के साथ हो गया था। उसके दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने भी यह देखा कि वह अधिक वापसी और अलगाव में आ गया था, अक्सर उसके आसपास के लोगों पर हमला करता था। कुछ उसके संबंधियों ने यह भी बताया कि उसने मृत्यु और भूत प्रेत के प्रति एक आकर्षण विकसित किया था, जो जोडिया किलर हत्याओं से पहले महीनों में अधिक गहरा हो गया था। वालेजो कैलिफोर्निया के वालेजो में 20 दिसंबर 1968 की एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह थी। सूरज ने शांति से बस्तियों के बीच उगाया था। एक हल्की धुंध अभी भी शांति से बस्तियों के बीच शांति से बस्तियों के बीच शांति से बस्तियों के 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 शांति से
बस्तियों के शांति से, 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 बस्तियों के 1969 के गर्मियों में बे एरिया को डर के साथ जकड़ लिया गया था जब एक श्रृंखला की घृणित पत्र और गुप्त कोड सामने आए, जिन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया था जिसे केवल ज़ोडियाक किलर के रूप में जाना जाता था। पुलिस विभाग ने शुरू में टिप्स की संख्या से परेशान हो गया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि उन्हें मामले पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जांच शुरू हुई जब अपराध स्थलों से सबूतों का संग्रह शुरू हुआ, जिसमें एक अपराध स्थल पर छोड़े गए एक जोड़ी चश्मे शामिल थे। पुलिस विभाग ने एक विशेष टास्क फोर्स की स्थापना भी की ताकि जांच का नेतृत्व करें और जनता से बढ़ती दबाव का सामना करें। यह टास्क फोर्स, जिसे ज़ोडियाक टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता था, वर्षों तक जाने के लिए काम करने के लिए जाना जाएगा और हत्यारे को पकड़ने के लिए। एक महत्वपूर्ण सबूत जिसने जांच की दिशा को बदल दिया, वह था जानवरों का एक घरेलू ज़ोडियाक प्रतीक जिसे हत्यारे द्वारा बनाया गया था, जो एक पत्र में शामिल था। यह प्रतीक ज़ोडियाक किलर के लिए एक प्रकार का हस्ताक्षर बन गया और जांचकर्ताओं ने इसे करीब से अध्ययन करना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि वे हत्यारे के प्रेरणाओं और पहचान में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें। प्रतीक एक क्रूड ड्राइंग था जिसमें एक मुहासा था जिसमें तीर और अन्य विचित्र चिन्ह थे, लेकिन इसका महत्व तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ। जांच जारी रहने के साथ प्रतीक एक पुनरावर्ती विषय बन गया, जिसमें हत्यारे ने अपने पत्रों और कोड में इसे लगातार संदर्भित किया। प्रतीक ज़ोडियाक किलर के मामले का एक सबसे पारदर्शी और रहस्यमय पहलू बना रहा। ज़ोडियाक किलर